क्या आपने कभी सोचा कि पाइथागोरस की थ्योरी जो आप स्कूल में पढ़ते थे, वो आई कहाँ से? क्या आपको ग्रीक फिलॉसफी पढ़ना बोरिंग लगता है? अगर हाँ, तो शायद आप भी पाइथागोरस के बारे में पढ़ रहे होंगे। पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्हें कई डिस्कवरी करने का क्रेडिट दिया जाता है। और ये थ्योरी सिर्फ फिलॉसफी से ही रिलेटेड नहीं थी। आपको न्यूमरोलॉजी, म्यूजिक और मैथमेटिक्स के अलावा और भी कई सब्जेक्ट पर उनकी थ्योरी पढ़ने को मिलेंगी। जी हाँ, इस महान फिलोसोफर ने इंसानियत की भलाई के लिए जो योगदान दिया है, उसे आने वाली जनरेशन सदियों तक याद रखेगी और उनकी थ्योरी को बेस बनाकर कई और डिस्कवरी भी करेगी। तो भला क्यों ना अब हम खुद पाइथागोरस के बारे में जानें, जिन्होंने ये सारी थ्योरी डिस्कवर की थी। तो आइए जानते हैं कि ग्रीक फिलॉसफी के सबसे महान फिलोसोफर पाइथागोरस आखिर थे कौन। अर्ली लाइफ। इस चैप्टर में हम पाइथागोरस के बचपन के बारे में जानेंगे कि उन्हें लाइफ में किस चीज़ ने इन्फ्लुएंस किया था और कैसे वो अपने समय के सबसे जाने माने ग्रीक फिलोसोफर बनकर उभरे। इस चैप्टर में हम पाइथागोरस की टीचर्स के बारे में जानेंगे कि उनकी लाइफ में उनका क्या रोल रहा था। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पाइथागोरस एक ग्रेट मैथमेटिशियन, एक एस्ट्रोनॉमर, पोएट और म्यूजिशियन बने। कहानी। पाइथागोरस का जन्म 570 बीसी में एक ग्रीक आइलैंड सामोस में हुआ था। उनके फादर मेनेसार्कस एक अमीर बिजनेसमैन थे और उनकी माँ का नाम था पिथियस। पाइथागोरस के फादर वैसे तो ओरिजिनली लेबनान के एक शहर टायर के रहने वाले थे। पाइथागोरस की माँ जब प्रेग्नेंट थी तो एक संत ने भविष्यवाणी की थी कि उनका बच्चा एक महान आदमी बनेगा जो दुनिया और समाज का बहुत भला करेगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाइथागोरस की 3 भाई बहन थे और कुछ लोग मानते हैं कि पाइथागोरस के 2 भाई थे। वैसे उनके बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वो कैसे दिखते थे ये भी किसी को नहीं मालूम, सिवाय इसके कि उनकी जांघ पर एक बर्थ मार्क था। उन दिनों सामोस शहर में बड़ी तेजी से कल्चरल और आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हो रहा था। बिजनेस और ट्रेड फर फूल रहे थे। ऐसे में पाइथागोरस अक्सर अपने फादर के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाया करते थे। एक बार ऐसे ही बिजनेस ट्रिप के दौरान पाइथागोरस सीरिया गए, जहां उन्होंने कई स्कॉलर के साथ काम करके काफी कुछ सीखा और जाना। इसी तरह एक ट्रेड ट्रिप के दौरान उन्हें इटली जाने का भी मौका मिला। इन बिजनेस ट्रिप्स की वजह से ही पाइथागोरस को कई महान टीचर मिले जिनसे उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। उन्होंने पोएट्री सीखी, उन्होंने लायर इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सीखा, जो हार्प के जैसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। पाइथागोरस बचपन से ही कई महान लोगों के कांटेक्ट में रहे, जिन्होंने उनके मन को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया। थेल्स, ऑर्फियस के अलावा कई इजिप्शियन गुरु उनके टीचर थे। थेल्स एक ग्रीक मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और फिलोसोफर थे। ऑर्फियस एक म्यूजिशियन और पोएट थे। इन सब लोगों ने पाइथागोरस को इस हद तक इन्फ्लुएंस किया था कि वो भी मैथमेटिक्स, म्यूजिक, पोएट्री वगैरह में गहरी दिलचस्पी लेने लगे थे और उन्होंने इन सभी में महारत हासिल कर ली थी। देखा जाए तो वो बचपन से ही एक्स्ट्रा टैलेंटेड थे। पर्सनल लाइफ। ये चैप्टर हमें पाइथागोरस की पर्सनल लाइफ के बारे में डिटेल से बताता है कि उनकी सोच कैसी थी, वो किस स्कूल ऑफ थॉट से आते थे और हमें पता चलता है कि वो अपनी लाइफ में किन बातों से इन्फ्लुएंस थे और कैसे उनका रुझान फिलॉसफी की तरफ बढ़ा। ये चैप्टर हमें उनकी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी के बारे में और कई अलग अलग फील्ड में उनकी एक्सपर्टीज़ के बारे में बताता है। इसमें हमें उन दावों की भी जानकारी मिलेगी जो बताती है कि कैसे उन्हें इस लेवल की एक्सपर्टीज़ हासिल हुई थी। कहानी। पाइथागोरस का जन्म 530 बीसी में अपने शहर सामोस में एक स्कूल की फाउंडेशन रखी जो सेमी सर्कल के नाम से पॉपुलर है। कई पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट लोग यहाँ आकर डिबेट किया करते थे और अलग अलग टॉपिक पर अपने अपने विचार शेयर किया करते थे। पाइथागोरस खुद एक गुफा में रहते थे, जहाँ वो अपने करीबी दोस्तों और हम उम्र लोगों के साथ अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस किया करते थे। उनकी टीचिंग सुनने के लिए पूरे ग्रीस के लोग इकट्ठा होते थे, क्योंकि पाइथागोरस अपनी फिलॉसफी और नॉलेज के लिए दूर दूर तक मशहूर हो चुके थे। 530 बीसी में उन्हें अपना शहर सामोस छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि वहां की सरकार से वो कई बातों पर असहमत रहा करते थे। अपनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल राय के चलते उनके दोस्त और करीबी लोग उनसे बड़े इंस्पायर होते थे। पाइथागोरस मानते थे कि इंसान को प्यार मोहब्बत जैसी इमोशनल चीज़ों से बचना चाहिए। वो लोगों को ये भी कहा करते थे कि इंसान को सिर्फ दिल बहलाने के लिए फिजिकल रिलेशनशिप्स नहीं बनाने चाहिए। पाइथागोरस की शादी ठेनो से हुई थी, जो पाइथनेक्स की बेटी थी और क्रेट से थी।
शादी के बाद उनके 2 बेटे हुए, टेलोस और अरिग्नोट। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम माइया था। फेमस एंशिएंट रेसलर क्रोटोन के मिलो पाइथागोरस का करीबी दोस्त था। एक घटना का जिक्र मिलता है जब पाइथागोरस के ऊपर एक छत गिरने वाली थी तो मिलो ने ही उन्हें बचाया था। पाइथागोरस के कई दोस्त थे जो समाज के अलग अलग तबकों से थे। पाइथागोरस की ज्यादातर पढ़ाई इजिप्ट में हुई थी, इसलिए उन्हें इजिप्शियन फेरो अमासिस II से इजिप्शियन भाषा सीखने का मौका मिला, जो पर्शियन हमले से पहले इजिप्ट के आखिरी राजा हुआ करते थे। यही नहीं, उन्होंने इजिप्शियन से ज्योमेट्री भी सीखी। पाइथागोरस जब क्रेट गए तो वहां उन्होंने मैथ्स भी सीखी। ऐसा माना जाता है कि पाइथागोरस को ज्यूस से सीखने का मौका मिला था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाइथागोरस ने जो डिस्कवरी की थी अपने सपनों के प्रिडिक्शन पर की थी, जबकि कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पाइथागोरस ने इंडिया के हिंदू संतों से शिक्षा ली थी। पाइथागोरस की जिंदगी के बारे में इतनी कहानियां प्रचलित हैं कि सच क्या है ये कोई नहीं जानता। हालांकि कई हिस्टोरियन ने इस महान फिलोसोफर के बारे में लिखा है, पर सबकी राय अलग-अलग है। टीचिंग्स। इस चैप्टर में हम पाइथागोरस की टीचिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मेटम्साइकोसिस, मिस्टिसिज्म यानी रहस्यवाद और न्यूमरोलॉजी शामिल हैं। मिस्टिसिज्म को हार्मनी ऑफ स्फीयर्स में एक्सप्लेन किया गया है, जिस पर पाइथागोरस विश्वास करते थे। कहानी। पाइथागोरस की टीचिंग्स में से एक है मेटम्साइकोसिस, यानी जिसे हम कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है। इंसान की मौत के बाद उसकी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। एम्पिडोटिस नाम के एक पोएट ने अपनी पोएम में लिखा है कि पाइथागोरस को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं। वहीं दूसरे ग्रीक फिलोसोफर हेराक्लिड पॉन्टिकस ये दावा करते हैं कि पाइथागोरस लोगों से कहा करते थे कि इस दुनिया में ये उनका 5वां जन्म है और वो अपने पिछले 4 जन्मों की पूरी कहानी जानते हैं कि वो कौन थे और क्या थे। अपने पहले जन्म में वो हर्मीज के बेटे एथेलाइड्स थे। एथेलाइड्स ग्रीक माइथोलॉजी के एक जाने माने शख्स हैं। अपनी दूसरी लाइफ में पाइथागोरस एक हैंडसम ट्रोजन हीरो यूफोर्बस थे, जो अपोलो के एक पुजारी पैंथोस के बेटे थे। पाइथागोरस कहते थे कि अपने तीसरे जन्म में वो हर्मोटिमस नाम के एक फिलोसोफर थे। अपने चौथे जन्म के बारे में बताते हुए पाइथागोरस कहते थे कि वो उस जन्म में एक मामूली से मछुआरे थे और उनका नाम था पाइरस। पाइथागोरस को एक और चीज़ में गहरा विश्वास था, हार्मनी ऑफ स्फीयर्स, जिसे म्यूजिक ऑफ स्फीयर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक एंशिएंट बिलीफ है जिसमें ये माना जाता है कि सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी आसमान में जो भी चीज़ें जैसे चांद, सूरज और तारे हैं, उन सब के मूवमेंट से म्यूजिक क्रिएट होता है। पाइथागोरस मानते थे कि 7 सौर 7 प्लैनेट हैं जो म्यूजिक क्रिएट करते हैं। इन 2 बिलीफ्स के अलावा पाइथागोरस का न्यूमरोलॉजी में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिलीफ था। वो मानते थे कि दुनिया में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अलावा भी नंबर को अप्लाई किया जा सकता था और ये दुनिया नंबरों से ही बनी है। जैसे कि 1 नंबर से हर चीज़ की शुरुआत हुई है और नंबर 2 मैटर को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 3 एक आइडियल नंबर माना जाता है क्योंकि इसमें बिगिनिंग, मिडिल और एंड तीनों है। इसके अलावा किसी प्लेन ट्रायंगल को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट होने चाहिए। नंबर 4 4 सीजन और 4 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 7 को एसेंशियल नंबर भी बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे यूनिवर्स में 7 प्लैनेट हैं। ऑड नंबर को मैस्कुलिन माना जाता है जबकि इवन नंबर फेमिनिन है। नंबर 5 शादी को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये 2 और 3 को जोड़कर बनता है, जो कि इवन और ऑड नंबर है। पाइथागोरस नंबर 10 को एक परफेक्ट नंबर मानते थे। पाइथागोरस नंबर 10 की इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि वो ऐसे ग्रुप में कभी शामिल नहीं हुए जहां 10 से ज़्यादा मेंबर हों। इस तरह उन्होंने अपने स्टूडेंट्स और फॉलोअर्स को मिस्टिसिज्म, मेटम्साइकोसिस और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कई बिलीफ्स सिखाए। पाइथागोरियनिज्म। इस चैप्टर में पाइथागोरस के स्कूल, उनकी टीचिंग्स और रूल्स और जो उनकी मॉनेस्ट्री में क्या-क्या मनाही थी उसके बारे में चर्चा की गई है। कहानी। पाइथागोरस ने जीने का एक नया ढंग निकाला था। क्रोएशिया में एक ऑर्गेनाइजेशन को स्कूल बोला जाता था, जो असल में एक मॉनेस्ट्री यानी एक मठ जैसा था। इस स्कूल के सारे मेंबर एक दूसरे के साथ ईमानदारी से जुड़े रहने की कसम खाते थे और पाइथागोरस की टीचिंग्स को फॉलो करते हुए रिलीजन और फिलॉसफी पढ़ा करते थे। इन मेंबर्स को पाइथागोरियंस बोला जाता था और इस स्कूल ऑफ थॉट को पाइथागोरियनिज्म के नाम से जाना जाता था। पाइथागोरियंस आम लोगों के साथ उठते बैठते और खाते पीते थे। इनमें 2 ग्रुप थे, द मैथमेटिकॉय, अकॉस्मेटिकॉय। मैथमेटिकॉय लर्नर्स यानी सीखने वाले होते थे, जबकि अकॉस्मेटिकॉय लिसनर्स यानी सुनने वाले होते थे।
पहले ग्रुप की टीचिंग्स लॉजिक, मैथ्स और साइंस पर बेस्ड होती थी, जबकि दूसरा ग्रुप मिस्टिसिज्म, न्यूमरोलॉजी और रिलीजियस व्यूज़ की स्टडी किया करता था। दोनों ग्रुप एक दूसरे के प्रति समर्पित थे और बाहरी दुनिया से लगभग ना के बराबर कांटेक्ट रखते थे। पाइथागोरियंस मानते थे कि जैसे दवाई इंसान की बॉडी को प्योर करती है, वैसे ही म्यूजिक में सोल यानी आत्मा को प्योर करने की पावर है। एक घटना का जिक्र आता है जहां कुछ लोग शराब के नशे में होशो हवास खोकर एक औरत के घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं। तभी वहां कुछ पाइथागोरियंस आते हैं और एक गाने की धुन बजाते हैं, जिसे सुनकर शराबी एकदम शांत हो जाते हैं। इस घटना से ये बात साबित होती है कि पाइथागोरियंस म्यूजिक की पावर पर किस हद तक विश्वास करते थे। इन सब टीचिंग्स के अलावा पाइथागोरियंस रोज एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, मॉर्निंग वॉक और डांस को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया करते थे। इन टीचिंग्स को सिंबल कहा जाता था और इन्हें किसी ऐसे इंसान के आगे जाहिर करने की सख्त मनाही थी जो पाइथागोरियन स्कूल का मेंबर ना हो। रूल्स तोड़ने वालों को स्कूल से निकाल दिया जाता था और उनके जाने के बाद उनकी याद में बाकी मेंबर कब्र पर लगाए जाने वाले पत्थर खड़े कर देते थे, क्योंकि ये मान लिया जाता था कि जो उनके साथ नहीं है वो उनके लिए मर चुके हैं। कई ऐसी पुरानी कहावतें थीं जिन पर पाइथागोरियंस यकीन करते थे और फॉलो किया करते थे, जैसे कि लेफ्ट पैर से पहले राइट पैर में जूता पहनना, ब्रेड तोड़कर उसके टुकड़े ना उठाना वगैरह। जो स्टूडेंट स्कूल में नए होते थे वो तब तक पाइथागोरस से डायरेक्टली नहीं मिल सकते थे जब तक कि उन्हें वहां रहते हुए 5 साल ना हो गए हों। शुरुआती 5 सालों के दौरान नए मेंबर्स को बिल्कुल चुप रहने के लिए कहा जाता था। स्कूल में लड़कियां भी पढ़ती थीं, जिन्हें पाइथागोरस काफ़ी एनकरेज करते थे। स्कूल में कुछ पाबंदियां भी लगी हुई थीं, जैसे कि स्कूल में मीट, मछली या अंडे खाने पर सख्त मनाही थी। शायद ये रूल इसलिए फॉलो किया जाता था क्योंकि मेटम्साइकोसिस के अनुसार मरने के बाद आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाती है। पाइथागोरस लोगों को स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट फॉलो करने के लिए एनकरेज करते थे। लेजेंड्स। पाइथागोरस को लेकर कई तरह की कहानियां लिखी और कही गई हैं। कुछ लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं, जबकि कुछ उन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं। एरिस्टोटल मानते थे कि पाइथागोरस कोई सुपरनैचुरल इंसान है और उन्होंने उन्हें लेकर कई तरह की कहानियां भी लिखी हैं। इस चैप्टर में हम उन सब की चर्चा करेंगे जो लोगों में पॉपुलर है। इनमें कुछ सुपरनैचुरल घटनाओं का जिक्र है जहां पाइथागोरस में बड़े ही हैरत अंगेज अंदाज में जानवरों को हैंडल किया था। कहानी। पाइथागोरस को लेकर कई तरह की बातें लिखी गई हैं। एरिस्टोटल उनके बारे में काफ़ी डिटेल में लिखते हुए बताते हैं कि उन्हें पाइथागोरस कोई सुपरनैचुरल इंसान लगते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि पाइथागोरस की जांघों का रंग गोल्डन है, जो उन्होंने ओलंपिक्स में अपनी पहचान के तौर पर दिखाई थी। अपोलो के पुजारी ने पाइथागोरस को एक जादुई तीर गिफ्ट किया था। इस तीर को पुजारी कई पूजा पाठ के दौरान इस्तेमाल करते थे और इस पर बैठकर दूर दूर तक उड़ान भरा करते थे। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया कि पाइथागोरस जब कोस नदी, जिसे अब बेसेंटो के नाम से जाना जाता है, पार कर रहे थे तो खुद नदी ने उनका स्वागत किया था। रोमन लेजेंड्स ये दावा करते हैं कि पाइथागोरस अपोलो के बेटे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ मुस्लिम लेजेंड्स ये मानते हैं कि पाइथागोरस ने ग्रीक गॉड हर्मीज को क्रिएट किया था। पाइथागोरस की एक और ख़ास आदत थी कि वो हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनते थे और अपने सिर पर गोल्डन फूलों का बना ताज पहनते थे। वो पैंट भी पहना करते थे। वैसे पाइथागोरस बड़े खुश मिजाज स्वभाव के थे, पर उन्हें खाली बैठकर गप्पे मारना जरा भी पसंद नहीं था। जानवरों के साथ उनका बर्ताव बहुत ही अच्छा था। अपनी एक कहानी में एरिस्टोटल ने लिखा है कि एक बार एक जहरीले सांप ने जब पाइथागोरस को काट लिया था तो बदले में उन्होंने भी सांप को काटकर मार डाला था। ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग किस्सा है जहां पाइथागोरस ने एक बैल को भावा बीन्स खाने से रोक दिया था। उनके बारे में एक कहानी ये भी है कि एक बार उन्होंने एक जंगली भालू को बड़े प्यार से समझाते हुए कहा कि वो इंसानों को कभी नुकसान न पहुंचाए, और उस भालू ने उनकी बात मान ली थी। पाइथागोरस और लेकर हिस्टोरियंस ने कई ऐसी ही और सुपरनैचुरल कहानियां लिखी हैं। राइटर रिद्विग मानते हैं कि शायद पाइथागोरस ने खुद अपने बारे में ये किस्से फैलाए थे, लेकिन कुछ लोग उनकी बात से सहमत नहीं थे। कुछ एंटी पाइथागोरियन कहानियां भी पॉपुलर हैं, जैसे कि एक आदमी ने ये दावा किया था कि एक बार पाइथागोरस ये बोलकर अंडरग्राउंड हो गए थे कि वो अंडरवर्ल्ड में जा रहे हैं, यानी धरती के नीचे की दुनिया में जा रहे हैं। इस दौरान उनकी माँ उनके आसपास हो रही हर चीज़ को रिकॉर्ड करती रही। जब कुछ महीनों बाद पाइथागोरस अपने कमरे में वापस लौटे तो वहाँ जो कुछ भी हुआ था वो सब बातें बता पा रहे थे।
इससे लोगों को यकीन हो गया था कि वो सचमुच कोई सुपरनैचुरल इंसान थे और इस तरह से लोग पाइथागोरस पर और भी ज़्यादा विश्वास करने लगे थे। वो लोग अपनी पत्नियों के साथ उनके फॉलोअर बन गए। इन कहानियों के जरिए पाइथागोरस को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया और उनके सुपरनैचुरल पावर होने के दावे को खारिज करने की कोशिश की गई, क्योंकि कुछ लोग पाइथागोरस को एक फ्रॉड भी मानते थे। डिस्कवरीज। जैसा कि सब जानते हैं कि पाइथागोरस ने अलग अलग फील्ड में कई डिस्कवरी की थी, जैसे मैथ्स, म्यूजिक और एस्ट्रोनॉमी। इस चैप्टर में हम फेमस पाइथागोरस थ्योरम का सच जानने की कोशिश करेंगे कि ये थ्योरी कैसे डेवलप हुई। इसके अलावा हम अर्थ के गोल होने के बारे में, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार की आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी जानेंगे। कहानी। ये तो सब जानते हैं कि पाइथागोरस अपनी मैथमेटिकल डिस्कवरीज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है जिससे ये प्रूव हो सके कि उन्होंने ही ये सारी डिस्कवरी की थी। उनके नाम कई मैथमेटिकल डिस्कवरीज हैं, जिसमें फेमस पाइथागोरस थ्योरम शामिल है। ये थ्योरम कहता है कि एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इस थ्योरम को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है: a² + b² = c²। वहीं एक और कहानी के अनुसार पाइथागोरस ने जब ये थ्योरम डिस्कवर किया था तो उन्होंने एक बैल की बलि दी थी। वहीं कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये थ्योरम गलत है, क्योंकि पाइथागोरस जानवरों की बलि के सख्त खिलाफ थे और उन्हें इस तरह के खूनी रीति रिवाज पसंद नहीं थे। इसके खिलाफ एक और दावा पेश किया गया कि जिस बैल की बलि दी गई थी वो आटे का बना था। बेशक आज जिसे पाइथागोरस का थ्योरम कहा जाता है, उसे भारत और बेबीलोन के लोग बहुत पहले से जानते थे और इस्तेमाल करते थे। ये और बात है कि पाइथागोरस शायद पहले इंसान थे जिन्होंने ग्रीक के लोगों को इस थ्योरम से इंट्रोड्यूस कराया था। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि उनके ही एक स्टूडेंट ने उनके इस थ्योरम की डिस्कवरी की थी। इस थ्योरम के अलावा उन्हें म्यूजिकल नोट्स को मैथमेटिकल इक्वेशन में ट्रांसलेट करने का क्रेडिट भी जाता है। उनके बारे में एक और कहानी फेमस है कि एक बार पाइथागोरस जब एक लोहार की शॉप के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें हथौड़ा बजने की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें ये आवाज़ और ट्यून इतना पसंद आया कि वो भागे भागे शॉप में गए और देखा कि जितना हथौड़े का साइज़ था उसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ट्यून भी बज रही थी। पर बाद में ये कहानी झूठ साबित हुई, क्योंकि ट्यून स्ट्रिंग्स की लेंथ पर डिपेंड करती है, उसका हथौड़े के साइज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये भी कहा जाता है कि पाइथागोरस ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने खोज की थी कि धरती का शेप स्फेरिकल यानी गोल है। उन्होंने ही सबसे पहले अर्थ को 5 क्लाइमैटिक जोन्स में डिवाइड किया था और मॉर्निंग और इवनिंग स्टार्स भी उन्होंने ही सबसे पहले डिस्कवर किए थे। डेथ। पाइथागोरस की डेथ कैसे हुई थी इस बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उनकी डेथ को लेकर कई तरह की बातें की गई हैं जो हम इस चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। उनकी मौत को लेकर सारे आइडियाज़ साइलोन और निनोन के हमले के इर्द गिर्द घूमते हैं, जिसकी वजह से एक बिल्डिंग जलकर खाक हो गई थी। लेकिन असल में उनकी मौत कैसे हुई थी ये एक अनसुलझा रहस्य है, क्योंकि अलग अलग सोर्स अलग अलग कहानियां कहते हैं। इस चैप्टर में उन सारी थियरीज़ को डिटेल में एक्सप्लोर किया गया है जो पाइथागोरस की मौत के साथ जुड़े हैं। एक थियरी के हिसाब से पाइथागोरस भूखमरी से मरे थे, तो दूसरी थियरी के हिसाब से उन्होंने आत्महत्या की थी। कहानी। पाइथागोरन्स की एक मीटिंग हो रही थी जब उन पर क्रोटोन के साइलोन और निनोन ने अटैक किया था, क्योंकि इन लोगों को डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया पर यकीन था जिसे पाइथागोरस और उनके फॉलोअर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। यही नहीं, उन्होंने लोगों को भी उनके खिलाफ भड़का रखा था। जहां ये मीटिंग हो रही थी उस पूरी बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया और सब कुछ जलकर खाक हो गया। इसमें कई लोग मारे गए, सिर्फ कुछ नौजवान किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकले थे। कुछ सोर्स इस बात से इनकार करते हैं कि मीटिंग के वक्त पाइथागोरस भी उसी बिल्डिंग में थे, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि पाइथागोरस बिल्डिंग में तो मौजूद थे पर किसी तरह बचकर निकल भागे थे। फिर वो अपने फॉलोअर्स के साथ पास के ही शहर लोक्रिस चले गए थे। पाइथागोरस और उनके फॉलोअर वहां रिफ्यूजी बनकर गए थे, पर उन्हें वहां किसी ने भी रहने की जगह नहीं दी। इसके बाद वो लोग वहां से मेटापोंटम नाम के शहर चले गए, जहां उन्हें एक मंदिर में रहने की जगह मिली। लेकिन कुछ ही दिनों में भूखमरी से सबकी मौत हो गई, क्योंकि उन्होंने 40 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। एक और थियरी के हिसाब से पाइथागोरस के दुश्मनों ने जब बिल्डिंग में आग लगाई थी तो उनके कुछ स्टूडेंट उन्हें बचाने के लिए नीचे लेट गए थे, जिन पर चढ़कर पाइथागोरस बिल्डिंग से बाहर निकल गए थे। इस तरह पाइथागोरस तो बच गए पर उनके स्टूडेंट मारे गए। इस बात का पाइथागोरस को इतना अफसोस हुआ कि उन्होंने आत्महत्या कर ली।
एक और थियरी कहती है कि पाइथागोरस जब बिल्डिंग से निकले तो सामने फावा बीन्स का एक छेद था जिसे वो पार नहीं कर पाए, क्योंकि वो पेड़ पौधों और जानवरों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने के सख्त खिलाफ थे, और इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए और मारे गए। तो इस तरह उनकी मौत का कोई क्लियर प्रूफ नहीं है। इस बारे में कई ऑथर ने अपनी अपनी राय रखी है, पर उनमें भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। लेकिन एक बात तो तय है कि मरने के बाद भी पाइथागोरस ने ह्यूमैनिटी पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है, जो हमें ग्रीक फिलॉसफी, आर्ट, आर्किटेक्चर और यहाँ तक कि क्रिश्चियनिटी में भी देखने को मिलती है। कान 2001 पेज 6-7 इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी। पाइथागोरस ने अपने जीते जी सिर्फ अपने स्टूडेंट्स और फॉलोअर्स को ही इन्फ्लुएंस नहीं किया, बल्कि मौत के बाद भी इंसानियत पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। पाइथागोरस थ्योरम जैसी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी के चलते आज भी पाइथागोरस की इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है। ना सिर्फ उनकी फिलॉसफी फेमस है, बल्कि पाइथागोरस ने आर्ट, आर्किटेक्चर, मॉडर्न साइंस, वेजिटेरियन डाइट और लिटरेचर में भी बड़ा योगदान दिया है। कहानी। पाइथागोरस की मौत के बाद भी लोगों पर उनका गहरा असर रहा। अगर ये कहा जाए कि उन्होंने ग्रीक फिलॉसफी, आर्ट, आर्किटेक्चर और यहाँ तक कि क्रिश्चियनिटी को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया है, तो कुछ गलत नहीं होगा। पाइथागोरियन फिलोसोफर आर्किटस का ग्रीक पॉलिटिक्स पर काफ़ी गहराई से इम्पैक्ट पड़ा है। वो 7 बार जनरल चुने गए थे, जबकि चुने गए लोग सिर्फ 1 साल तक ही पोजीशन में रहते थे। पाइथागोरस ने प्लेटो की फिलॉसफी को भी काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था। मिस्टिसिज्म को लेकर दोनों फिलॉसफर की थिंकिंग सेम थी। पाइथागोरस ने जो ग्रीक फिलॉसफी को एक दिशा दी थी, उसकी वजह से दुनिया भर के काफ़ी आर्किटेक्चर्स इन्फ्लुएंस हुए थे। उनके नंबर की फिलॉसफी की वजह से ही ग्रीक स्कल्पचर में भी एक डायनामिक बदलाव देखने को मिलता है। वहाँ की सबसे पुरानी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर इस बात की गवाही देता है कि उनके डिज़ाइंस पाइथागोरस की पोर्टा मैगिया बसिलिका पर बेस्ड है। क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग पाइथागोरस का बहुत सम्मान करते हैं, यहाँ तक कि कुछ हिस्टोरियंस ने उन्हें मोजेस से भी कंपेयर किया है। क्रिश्चियन संतों ने भी पाइथागोरस को हमेशा सराखों पर बैठाया है और उनके लिए सम्मान से भरे शब्द कहे हैं। पाइथागोरस को इममोर्टैलिटी यानी अमरता का कॉन्सेप्ट डेवलप करने का भी क्रेडिट जाता है, और ये माना जाता है कि क्रिश्चियनिटी ये कॉन्सेप्ट पाइथागोरस से विरासत में मिला है। उन्हें एक संत से ज़्यादा एक फिलोसोफर के रूप में याद किया जाता है। मिडिल एजेस में पाइथागोरस को मैथ्स और म्यूजिक के फाउंडर के तौर पर जाना जाता था। ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन भी मैथमेटिकल हार्मनी में यकीन रखते थे। कई सारे लिटरेचर का बेस ही पाइथागोरस की न्यूमरोलॉजी रहा है। डिवाइन कॉमेडी नाम की किताब भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ओविड की मेटामॉर्फोसिस में भी पाइथागोरस का जिक्र किया गया है। उन्हें एक स्पीच देते हुए दिखाया गया है, जहां वो अपने फॉलोअर्स को एकदम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट अपनाने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। शेक्सपियर ने भी अपने प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस में पाइथागोरस का जिक्र किया है। तो इस तरह हमें आज के मॉडर्न साइंस, वेजिटेरियनिज्म और लिटरेचर पर भी पाइथागोरस का इम्पैक्ट देखने को मिलता है।